हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाज शास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे ये मान लीजिए कि क्वेश्चन परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है। या तो इस टॉपिक से बुक्स वगैरह आ जाती हैं और इसमें बहुत सारी अवधारणाएँ हैं, सिद्धांत हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस टॉपिक से कोई ना कोई सिद्धांत या अवधारणा या बुक्स पूछ ही ली जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है प्रकार्यवादी ब्रानिस्लाव मैलिनोवस्की। तो आज हम बी मैलिनोवस्की जो प्रकार्यवादी विचारक थे और इनके विषय में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि इन्होंने समाज शास्त्र के लिए अपना जो बहुमूल्य योगदान दिया है। तो इनकी जो अवधारणाएं हैं बहुत ही फेमस हुई हैं, इनकी बुक्स वगैरह भी बहुत फेमस हुई हैं और इन्हें प्रकार्यवादी समाजशास्त्री माना जाता है। तो चलिए आज हम इन्हीं के विषय में जानते हैं और इनके विषय में जो परीक्षा चाहे वो नेट की हो, पीजीटी, टीजीटी या फिर किसी भी परीक्षाओं को ले लो, सभी में इनके विषय में या इनकी बुक्स वगैरह है, इनकी अवधारणाएं हैं, इनके सिद्धांत वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज हम इस टॉपिक के विषय में जानते हैं। तो फंक्शनलिस्ट बी मैलिनोवस्की के विषय में हम विस्तार से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलैंड मूल के अंग्रेज प्रकार्यवादी मानवशास्त्री, गणितज्ञ एवं भौतिकविद मैलिनोवस्की जेम्स फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बॉय को पढ़कर मानवशास्त्र की ओर आकर्षित हुए। तो जो मैलिनोवस्की हैं ये सबसे ज़्यादा अगर इनके व्यक्तित्व को यानी इनके विचारों में जिसका प्रभाव दिखाई देता है वो जेम्स फ्रेजर की पुस्तक गोल्डन बॉय है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये जेम्स फ्रेजर के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होने के बाद ही इन्होंने मानव शास्त्र की ओर अपनी रुचि दिखाई। तो चलिए और आगे जानते हैं इनके विषय में। मैलिनोवस्की सामाजिक मानवशास्त्र के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं तथा इनकी सैद्धांतिक विचारधारा को शुद्ध प्रकार्यवाद कहा जाता है। मैलिनोवस्की यूँ कह लीजिए कि जो समाज शास्त्र विषय है, जो समाज शास्त्र के संस्थापकों में दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट और मैलिनोवस्की का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है, क्योंकि समाज शास्त्र को विकसित करने का श्रेय इन समाजशास्त्रियों को विशेष तौर पर दिया जाता है। इसीलिए जो इनकी विचारधारा है वो शुद्ध प्रकार्यवादी है, क्योंकि इन्होंने समाज के प्रकार्यवाद पर विशेष तौर पर अपना गहन अध्ययन किया है। इसीलिए इनकी विचारधारा में इनकी विचारधारा सैद्धांतिक प्रकृति की है और इनके प्रकार्यवाद को शुद्ध प्रकार्यवाद कहा जाता है। इन्होंने समाज को 3 स्तरों में देखा है। एक तो जैविक स्तर में देखा है, एक संरचनात्मक स्तर में देखा है और एक प्रीतात्मक स्तर में देखा है। प्रीताकात्मक स्तर में देखा है। तो इन्होंने इन तीनों स्तर में ही समाज के प्रकारात्मक सिद्धांत के विषय में बताया है। तो चलिए इनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बी मैलिनोवस्की की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और इन्होंने कहाँ कहाँ का अध्ययन किया है और इनकी विषय में जानकारी लेते हैं। तो मैलिनोवस्की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रथम स्थापित सामाजिक मानवशास्त्र की पीठ के प्रथम प्रोफेसर बने।
बी मैलोनोव्स्की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सामाजिक मानवशास्त्र के प्रोफेसर, यानी वहाँ के प्रथम प्रोफेसर इन्हें बनाया गया। मैलोनोव्स्की ने सहभागी आंदोलन पद्धति के माध्यम से जनजातियों का मानवशास्त्रीय अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने सहभागी अवलोकन के द्वारा अध्ययन कार्य किया है। सहभागी अवलोकन ऐसा अवलोकन होता है जो समाज में रहकर, लोगों के बीच में रहकर उनका ही अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने जो ट्रोबिएंडा द्वीप समूह के न्यू गिनी प्रांत में जो मातृवंशीय लोग थे, उन मलेशियाई लोगों का न्यू गिनी एक स्थान है और वहाँ पे क्या है कि मातृवंशीय परंपरा थी और ये मलेशियाई लोगों का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रोबिएंडा द्वीप समूह के अध्ययन के दौरान सहभागी अवलोकन के द्वारा वहाँ का अध्ययन किया, यानी इन लोगों के बीच में रहकर ही इनके जीवन शैली को बहुत ही गहन अध्ययन किया, इनके जीवन शैली का, इनके रिश्ते नाते, इनके कार्य, इनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होती है, इनमें विवाह संबंध किस तरह से होते हैं आदि, इन सब चीज़ों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। और इसी को ही सहभागी अवलोकन पद्धति कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति किसी लोगों के साथ रहकर उनकी जीवन के साथ घुल मिलकर अध्ययन कार्य करता है तो उसे ही सहभागी अवलोकन कहा जाता है। तो जो मैलोनोव्स्की हैं उन्होंने इन जो जनजातीय वंशीय समूह हैं, इन लोगों के बीच में रहकर अध्ययन कार्य किया। अब हम जान लेते हैं मैलोनोव्स्की की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैलोनोव्स्की की अवधारणाओं में सबसे पहले है बंधुता बीजगणित, जो उन प्रांतीय समूहों की, न्यू गिनी और ट्रोबिएंडा द्वीप समूहों की रिश्ते नातेदारी प्रणाली पर आधारित। और दूसरा है सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और आवश्यकता का सिद्धांत में इन्होंने 7 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। कुला विनिमय, उनके आर्थिक इस गतिविधियों और व्यापारिक मजबूती के लिए उनमें ये प्रथा चलती थी कुला विनिमय की। और व्यक्तिवादी प्रकारवाद की अवधारणा इन्होंने दी, सफ़ेद काला जादू की अवधारणा दी। तो चलिए अब हम एक एक करके इन अवधारणा के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनके आवश्यकता के सिद्धांत के विषय में। तो मैलोनोव्स्की के अनुसार संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मैलोनोव्स्की के अनुसार संस्कृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए आपने मानव की 7 मूल आवश्यकताओं को बताया है। मैलोनोव्स्की कहते हैं कि जो संस्कृतियाँ निर्मित होती हैं वो किसी न किसी आवश्यकता को लेकर ही निर्मित होती हैं और उन संस्कृतियों के द्वारा ही हमारी आवश्यकताएं, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जिसमें इन 7 आवश्यकताओं में जो मूल आवश्यकताएं हैं उसमें इन्होंने पोषण, प्रजनन, आराम, सुरक्षा, स्वास्थ्य, गति तथा वृद्धि आदि के बारे में बताया है। और द्वितीयक आवश्यकताओं के विषय में भी इन्होंने बताया है। जो ये तो मूल आवश्यकताएं हो गई इनकी, और जो द्वितीयक आवश्यकताएं हैं इसमें उन्होंने बताया है कि व्युत्पन्न आवश्यकताओं के विषय में, यानी इनकी जो द्वितीयक आवश्यकता है उन्हें ही व्युत्पन्न आवश्यकताएं कहते हैं। जैसे सामाजिकरण इनका किस प्रकार होता है, इनके जो समुदाय होते हैं, जो समूह होते हैं, उनमें नियंत्रण किस प्रकार होता है और उनमें अनुकूलन की स्थिति किस प्रकार बनती है। और तृतीयक आवश्यकता के विषय में भी इन्होंने बताया, ये अवस्था नहीं है, ये आवश्यकता है।
तो तृतीयक आवश्यकता के विषय में धर्म को बताते हैं और इस धर्म के विषय में बताते हैं कि इनमें इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं कि ये जो भी अपनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसके द्वारा परस्पर इनमें बहुत ही घनिष्ठता आती है, इनमें एकता बढ़ती है। तो इस तरीके से मेलानोव्स्की ट्रेबेंडा द्वीप समूह की 7 मूल आवश्यकताओं के विषय में बताते हैं जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, और दूसरा बताते हैं द्वितीयक आवश्यकताएं जिसमें उन्होंने समाजीकरण, नियंत्रण और अनुकूलन को बताया, और तीसरा उन्होंने तृतीयक आवश्यकता के विषय में धर्म को बताते हैं जो समाज में एकीकरण यानी एकता को महत्व देता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इनके बंधुता बीजगणित की अवधारणा के विषय में, जो कि इनकी नातेदारी प्रणाली के विषय में है। बंधुता बीजगणित की अवधारणा इन्होंने इस वजह से ऐसा नाम दिया कि जो ट्रेबेंडा द्वीप समूह में रिश्तेदारी यानी जो नातेदारी प्रणाली है बहुत ही जटिल होती है, इसीलिए मेलानोव्स्की ने रिश्तेदारी बीजगणित के स्वरूप को संदर्भित करते हैं। एक वस्तु विनिमय के द्वारा इन द्वीपों में आर्थिक गतिविधियां, व्यापारिक रिश्ते बनते हैं जिसे मेलानोव्स्की ने खुला विनिमय बताया है। तो जो इनमें रिश्तेदारी होती है, रिश्तेदारियों में इतनी ज़्यादा जटिल व्यवस्था होती है कि जिसको समझ पाना मुश्किल कार्य होता है। जब व्यक्ति उन लोगों के बीच में रहता है तब उन लोगों की इन रिश्तेदारी या नातेदारी व्यवस्था को समझ पाता है, और इस जटिल व्यवस्था के कारण ही मेलानोव्स्की इसे बंधुता बीजगणित की नाम देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं आगे। और इन्होंने काला सफ़ेद जादू के विषय में भी बताया है। मेलानोव्स्की ने बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति भूत प्रेतों की सिद्धि के लिए काला जादू करते और व्यक्ति आनंद तक सुख के लिए सफ़ेद जादू के माध्यम बनाते। इन्होंने बताया कि समाज में जो संस्कृति होती थी उसी के द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे तथा सामूहिक परंपराओं द्वारा संस्कृति को मनाते और दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते थे। तो इन्होंने जो सफ़ेद काला जादू की बात की है, तो सफ़ेद जादू में तो इनकी नैतिकता आ जाती थी, जो इनके सामूहिक रूप से जो ये रीति रिवाज, परंपराएं और इनके यहाँ जो प्रथाएं चलती थी, तो उनमें एकता लाने के लिए, अपने समूह में एकता उत्पन्न करने के लिए धार्मिक क्रियाओं को करते थे, और उन धार्मिक क्रियाओं में ये अपने मनोरंजन की नई तरीके से अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को मनाते थे, जिसे इन्होंने सफ़ेद जादू का नाम दिया है। और काला जादू उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो बीमारी के दौरान जब वो रोग इनका ठीक नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में ये झाड़ फूँक और जादू टोना आदि करते थे, जिसे इन्होंने काला जादू नाम दिया था। तो मेलानोव्स्की ने सफ़ेद और काला जादू की अवधारणा इस प्रकार बताई है। आगे चलते हैं और जानते हैं मेलानोव्स्की के प्रकार्यवाद के विषय में, कि उन्होंने सामाजिक प्रकार्यवाद की बात जो वहाँ के समूहों में होती थी, प्रकार्यवादी की उनकी जो सामूहिक व्यवस्था होती थी वो किस प्रकार से बनती थी। तो मेलानोव्स्की प्रकार्यवाद को सार्वभौम मानते हैं, क्योंकि जब समाज में प्रकार्यात्मकता होती है तभी सामाजिक व्यवस्था बनती है, इसीलिए ये हर समाज की आवश्यकता होती है। और मेलानोव्स्की कहते हैं कि प्रकार्यवाद स्थिति संस्कृति के माध्यम से सब जगह विद्यमान है, यानी प्रकार्यवाद एक तरह से क्या है, संस्कृति है, क्योंकि इस संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आता है, एक दूसरे से घनिष्ठता बनाता है, और ये संस्कृति क्या होती है, ये मूल्य होते हैं समूह के, समुदाय के, समाज के, इन्हीं के द्वारा ही समाज में प्रकार संरचना निर्मित होती है, और इन्हीं संरचनाओं के निर्मित होने से प्रकार्यवाद स्थापित होता है। अर्थात समाज में जो संचालन की व्यवस्था होती है वो बनती है और निरंतर इसी तरीके से गतिमान होती है, समाज में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यानी जो संस्कृतियाँ होती हैं इन्हीं के द्वारा समाज में गति मिलती है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत विकासवाद के विस्तार को मानती है, जिसमें सामाजिक प्रसार, गतिशीलता बढ़ती है, जिससे एकजुटता और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। मेलानोव्स्की की पुस्तक ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर
बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, अक्सर ये बुक एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में प्रकारवाद के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया है। पूछ लिया जाता है कि प्रकारवाद के सिद्धांत को भी मालिनोवस्की ने किस पुस्तक में बताया है, तो इस पुस्तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। फिर अब हम आगे मालिनोवस्की की और भी पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं, जो उनकी बहुत ही मुख्य पुस्तकें हैं उनके विषय में जान लेते हैं। तो मालिनोवस्की की और मुख्य पुस्तकों में द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स जो 1913 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी जो 1926 में प्रकाशित हुई थी। फिर तीसरी है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944 में प्रकाशित हुई थी। फिर चौथी है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। फिर है फंक्शनल यूनिवर्सल, और उसके बाद है फंक्शनल नीड, और उसके बाद है फंक्शनल इंडिपेंडेबिलिटी आदि जो इनकी पुस्तकें हैं, अवधारणाएं नहीं आदि, ये अवधारणाएं भी हैं इसमें और पुस्तकें दोनों हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहीं से क्लास एंड होता है। तो यदि क्लास आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आगे की वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अन्यथा वीडियो यहीं समाप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।